तुम्बाड़ में क्या है? ओके, तो मेरा ये स्टेटमेंट आउटराइट रूड या बोल्ड साउंड करेगा, बट मॉडर्न डे बॉलीवुड हॉरर मूवीज आर एन इंसल्ट टू द जॉनरा। एंड मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज मेरा कोई पर्टिकुलर डिसलाइक है इस इंडस्ट्री से, बट इट इज मोर ऑफ अ डिससैटिस्फैक्शन। अगर तुम उनमें से हो जो जॉन कारपेंटर, सैम रेमी, जेम्स वॉन की बनाई हॉरर फिल्म्स देखते आए हो, या फिर अबव ऑल स्टीफन किंग जिनकी नॉवेल्स एक सोर्स हैं टू सम ऑफ द क्लासिक हॉरर मूवीज ऑफ हॉलीवुड, तो तुम मेरे इस डिससैटिस्फैक्शन को समझोगे। द ओवरयूज्ड ट्रोप्स, द जेनेरिक ओल्ड स्कूल आइडिया ऑफ व्हाट अ हॉरर फिल्म इज सपोज्ड टू बी, जिसको इवन आज के डेट में बॉलीवुड बहुत ही आराम से बहुत सी हॉरर फिल्म्स में फॉलो करते हुए आ रहा है। लेकिन साल 2018 वाज एन एक्सेप्शन, जब उस टाइम पे इसी इंडस्ट्री के इन सारे ट्रोप्स को तोड़ते हुए एक मूवी निकल के आई, तुम्बाड़। ये फिल्म मेरी नजर में इंडियन हॉरर जॉनरा का वो रीइन्वेंशन है जिसको आज तक इंडियन सिनेमा खुद रिपीट नहीं कर पाया। जहां मेजॉरिटी इंडियन हॉरर फिल्म्स इंस्पायर्ड या कॉपीड होती हैं, वहां तुम्बाड़ स्टैंड्स आउट इन इट्स ओन यूनिक लीग एंड 5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म इजीली खुद को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिल्म के स्पेक्ट्रम में पोजीशन करती है। लेकिन तुम्बाड़ को इतना स्पेशल आखिर बनाता क्या है? वेल, तुम्बाड़ के री रिलीज के मौके पे आज हम इस फिल्म के कोर को समझेंगे और जानेंगे कि व्हाई तुम्बाड़ इज अ मास्टरपीस बियॉन्ड हॉरर। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना हंसता रह जाएगा। राही अनिल बारवे ने तुम्बाड़ की स्टोरी बनाई थी एक कहानी पे बेस्ड, जो कि उनके दोस्त ने उन्हें 1993 में सुनाई थी। सिमिलर टू दोज घोस्ट स्टोरीज जो कि हम बचपन से अपने माँ बाप, अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों से सुनते हुए आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं तुम्बाड़ की जो सेटिंग है वो इसी आइडिया को दिमाग में रख के बनाई गई है। इट्स अ हॉरर टेल जो ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी दादी सुना रही हो। द एटमॉस्फेयर, वो बारिश, वो बंगला, वो अकेला घर ऐसे खुले मैदान के बीच में, ये फ्रेम्स आपको पहले से प्रिपेयर करते हैं कि भाई इस फिल्म में किसी भी तरीके की होप, ब्राइटनेस या अच्छाई को एक्सपेक्ट मत करना। मच लाइक व्हेन वी हर्ड दोज स्टोरीज फ्रॉम आवर ग्रैंडमदर, जहां कहानी की शुरुआत से लेके एंड तक द ओनली थिंग वी फेल्ट was fear, और फिर कमरे में अकेले सोने में गांड फटती थी। But that's exactly what तुम्बाड़ does with its world building. It presents a fantasy, not the way you think. जहां इंडियन हॉरर मूवीज में largely उनके फैंटेसी का जो लोर होता है वो होते हैं ओवर द टॉप मोमेंट्स, म्यूजिकल नंबर्स और प्रीडोमिनेंटली एक यंग ऑडियंस डेमोग्राफ पे अपना फोकस रखना। वहीं तुम्बाड़ गोज ऑन अ मोर मैच्योर साइड और हमको बताती है कि भाई जो एडल्ट फैंटेसी है वो क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए। जहां मोस्टली हमारी इंडियन मूवीज वेस्टर्न फैंटेसीज जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से इंस्पिरेशन लेती हैं, या मैं कहूं हेविली बोरो करती हैं एस्पेक्ट्स को, वही तुम्बाड़ एम्ब्रेस करता है इंडियन फोकलोर को। जैसा मैंने पहले बताया कि ये उन कहानियों जैसा है जो कि तुम बचपन में अपनी दादी या दादा से सुनते हुए आ रहे हो। लेकिन फिल्म की राइटिंग जो है वो बस उसको एक बच्चों के डराने वाली फिल्म की तरफ लीन नहीं होने देती। इंस्टेड हमारे सामने एक मैच्योर और एक कॉम्प्लेक्स टेल को प्रेजेंट करती है जो हर तरह की एज ग्रुप के सेंसिबिलिटीज को अपील करे, और एक बड़ा ही रेयर ब्लेंड ऑफर करती है फैंटेसी और हॉरर का, जो कि बड़े यूनिक तरीके से प्योरली इंडियन भी है विद अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। एक सेंस ऑफ कन्विक्शन आपको फील होता है इस फिल्म की सेटिंग से, और इस कन्विक्शन को क्रिएट करने के पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो है द शेयर क्राफ्टमैनशिप जो कि इस फिल्म को बनाने के पीछे गई है। तुम्बाड़ एक मास्टर क्लास है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम क्रिएशन और बैकग्राउंड स्कोरिंग। फिल्म का जो पूरा वर्ल्ड है वो रियल के साथ साथ जिंदा भी महसूस होता है, जो कि काफी कॉन्ट्रास्टिंग है यूजुअल बॉलीवुड के चमकदार और अनरियलिस्टिकली सैनिटाइज प्रोडक्शन से। और ये कॉन्ट्रास्ट आता है फ्रेम और एटमॉस्फेयर की वजह से। और एक फिल्म का फ्रेम और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से कोरिलेट भी करते हैं और कोएग्जिस्ट भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम दोनों अलग अलग होते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, इंटरस्टेलर के इस डॉकिंग सीन को देखते हैं। मैं कहीं पे भी इस मूवी को पॉज करूं तो वो कहलाता है एक फ्रेम, एंड ढेर सारे फ्रेम्स मिलके बनाते हैं एक सीन, एंड दैट इज द सोल पर्पस ऑफ अ फ्रेम, ऑडियंस को एक विजुअल वैल्यू देना। लाइक आप इस सीन को देख के कह रहे हो कि भाई हाँ ये स्पेस है, ये शिप है, सीन बढ़िया लग रहा है, कूल। अब इस सीन को साउंड ऑन करके देखते हैं। What are you doing? Docking. Endurance rotation is 67. Now notice जब कूपर कहता है डॉकिंग, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट हैंस जिमर का म्यूजिक पिकअप करता है और इंटेंस हो जाता है। दिस इज द मोमेंट जब तुम इस सीन का हिस्सा बन जाते हो एंड यू आर ऑन द एज ऑफ योर सीट्स। यू फील द मोमेंट, तुम एक टेंशन फील करते हो और तुम अपने इमोशंस के एक हाई पॉइंट पे होते हो। और इस फ्रेम में जो इंडल्जेंस है वो इस सीन का म्यूजिक, साउंड डिजाइन एंड ऑफ कोर्स जो पूरा सीन का विजुअल सेटअप है वो लेके आता है। एंड इसी चीज को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एक अच्छा एटमॉस्फेयर हर एक मूवी फ्रेम को ऑडियंस के लिए एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाता है कि वो ऑडियंस को उस फिल्म के वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। तुम्बाड़ मूवी का हर फ्रेम
फ्रेम उसके एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाता है और इसको पॉसिबल करता है जस्पर किड द्वारा कंपोज किए गए रोंगटे खड़े कर देने वाले बैकग्राउंड स्कोर और बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड सेट डिजाइन्स जो व्यूअर्स को उस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करता है। लाइटिंग से लेके कॉस्ट्यूम तक हर एलिमेंट स्टोरी को सर्व करता है, फिर चाहे वो कॉन्स्टेंटली बारिश में रहने वाला तुम्बाड़ हो या फिर दूसरी तरफ पुणे का ये टाउन जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है वक्त के साथ, वो लाल माँ की कोक जिसमें हंसता रहता है। हर एक फ्रेम अपने आप में एक मास्टरपीस है। हर सीन, हर आर्टिफैक्ट, चाहे वो पुराना ग्रामोफोन हो, वो प्राचीन ताले और चाबी का सेट हो, वो विंटेज कार हो, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ये फिल्म इतनी बढ़िया अटेंशन टू डिटेल देती है कि ऑडियंस लिटरली उस वक्त में ट्रांसपोर्ट हो जाती है जो कि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करता है। फिल्म का कॉन्सेप्ट भले ही हस्तर और उसके शराब पर बेस्ड हो, लेकिन इस फिल्म की कहानी और उसके वर्ल्ड का जो पूरा सेंटर पॉइंट है वो है विनायक, जो कहीं ना कहीं फिल्म के ओवरऑल इम्पैक्ट को उसके फाइनल फ्रूटेशन पे लेके आता है। विनायक राव जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है उसकी लालच, जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वो बचपन से ही दिखाता है। एंड ग्रीड विनायक का एक ऐसा इमोशन है जो कि उसके बाकी सारे इमोशंस को डोमिनेट करता है। उसके छोटे भाई की डेथ हो जाती है, लेकिन चंद लम्हों में वो इकलौता ख्याल जो उसके दिमाग में डोमिनेट करता है वो होता है सोने की मुद्रा। नॉट जस्ट दैट, उसकी दादी जिससे वो इतना खौफ खाता है, उसके कमरे का दरवाजा तक खोलने को डरता है, पर जब एक बार उसकी दादी खजाने के बारे में मेंशन करती है तो वो अपना डर भूल के तुरंत दादी के पास चला जाता है। सोहम शाह बहुत ही सटल एंड एट द सेम टाइम बहुत ही इंटेंस तरीके से इस कैरेक्टर की कम्प्लेक्सिटी को कैप्चर करते हैं, जो कि अपनी डाउनफॉल का पीड़ित भी है और अपराधी भी। और विनायक का जो बचपना है वो उसको इस तरह के इंसान में शेप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहाँ विनायक तुम्बाड़ के लोकल लैंडलॉर्ड या हम कहें सरकार का बेटा होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो विनायक की माँ है वो सरकार की बीवी नहीं रखेल होती है, जिसकी वजह से सरकार का खून होने के बाद भी विनायक और उसकी फैमिली को सोसाइटी में वो स्टेटस या वो इज्जत नहीं मिलती और वो सारे के सारे एक आउटकास्ट की तरह रहते हैं। और कहीं ना कहीं विनायक के ऊपर इस चीज का एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है जो कि विनायक के कैरेक्टर को सेटअप करता है। फिल्म मेकिंग में इस तरह के कैरेक्टर सेटअप को एक टर्म दिया गया है जिसको हम कहते हैं द आउटसाइडर नैरेटिव। हॉलीवुड में हॉरर या फैंटेसी फिल्म्स में अक्सर इस नैरेटिव को एक बच्चे के मीडियम से दिखाया जाता है, बिकॉज बच्चे के केस में चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। जो बच्चे होते हैं वो लोगों और सिचुएशंस को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जो उसका तथ्य होता है वो उसको वो अपनी इमेजिनेशन में पेंट करते हैं। जैसे कि लकड़ी के चिरचिराने की आवाज को वो भूत समझ लेते हैं, या फिर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको राक्षस समझ लेते हैं, लेकिन जो उनकी एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ रियलिटी होती है उसके पीछे एक डिजायर होता है वर्ल्ड को समझने का और शेप करने का उस नॉलेज के साथ जो कि उन्होंने अपने बचपन में अक्वायर किया है, जो कि साइकोलॉजिकली भी एक्सप्लेन करता है कि एक बच्चे का चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर एक्सपीरियंस क्यों बड़े होकर उसकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। बहुत सी ऐसी बुक्स और फिल्में हैं जो कि अपने वर्ल्ड को ऐसे आउटसाइडर चाइल्ड नैरेटिव के थ्रू सेटअप करती हैं, एंड देन वो जो आउटसाइडर चाइल्ड होता है वही उनके इस वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट बनता है। ऐसा एक बेहतरीन एग्जांपल है हैरी पॉटर, जो कि हमको ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगर एक कैरेक्टर अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को रेजिस्ट करता है तो वो एक अच्छा इंसान बनता है, एंड अगर वो इसी ट्रॉमा या फिर एक्सपीरियंस को रेसिप्रोकेट करता है तो वो उसका एक लिविंग रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, या फिर हम कहें एक बुरा इंसान बन जाता है। एंड सरप्राइजिंगली हैरी पॉटर में इस चीज का एग्जांपल एग्जिस्ट करता है और वो है टॉम रिडल या फिर हम कहें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो हैरी की ही तरह बिन माँ बाप का होता है, ऑर्फनेज में बड़ा होता है, बट एज अपोज टू हैरी वो एक इविल विजर्ड बनता है। एंड द सेम केस इज आल्सो विद द कैरेक्टर ऑफ विनायक, जिसने अपने बचपने के एक्सपीरियंसेस को रेसिप्रोकेट किया और कहीं ना कहीं अपने पिता सरकार के रास्ते पे चल पड़ा। दौलत से उसको समृद्धि और शोहरत मिली और उसी दौलत को उसने औरत और दारू में उड़ाया। वो एक शोविनिस्टिक अल्फा मेल है जो कि औरतों को अपनी उंगलियों के नीचे रखना पसंद करता है। एंड आई एब्सोल्युटली लव द पैरेलल इन दिस सीन, जहां विनायक की रखेल ऐसे घर के बाहर खड़ी होती है। नोटिस करो कि उसने सेम रंग के कपड़े पहने हैं जो विनायक की माँ पहनती थी। एंड ये सीन एग्जैक्टली फिल्म के ओपनिंग सीन की तरह है, जहां विनायक की माँ भी ऐसे सरकार के सामने खड़ी होती है बारिश में, एंड जस्ट लाइक सरकार विनायक भी ऐसे ही झूले पे बैठा हुआ है। बेसिकली इस सीन में एवरीथिंग हैज कम फुल सर्कल एंड विनायक पूरी तरह से सरकार बन चुका है। वो एक लालची और नीच इंसान है जिसको जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाहिए, दौलत। एंड उसकी यही लालच और ज्यादा एम्पलीफाई होके उसके बेटे की तरफ पास ऑन हो जाती है, जो कि उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। आई मीन यू हैव टू गिव इट टू सोहम शाह कि उनका जो एम्बॉडीमेंट था विनायक का वो इतना ज्यादा कंपेलिंग था कि इस पूरी फिल्म के नैरेटिव को वो एलिवेट कर देता है। जो फिल्म एक सिंपल हॉरर स्टोरी हो सकती थी, एक एक्सप्लोरेशन बन जाती है ह्यूमन नेचर की। एंड विनायक का कैरेक्टर डरावना है, बट उसकी हरकतें या जो उसके साथ हुआ उसकी वजह से नहीं, बल्कि उस रियलाइजेशन की वजह से जो कि व्यूअर्स को हिट करती है कि भाई विनायक का जो लालच और एम्बिशन है वो एक डिस्टर्बिंग लेवल पे रिलेटेबल है। एंड यही वो ग्रेविटी है जो विनायक का कैरेक्टर इस फिल्म में ऐड करता है, जो कि तुम्बाड़ के लालच और प्रतिदंड की कथा को और पावरफुल बनाता है।
पॉपुलर मैक्सिकन फिल्म मेकर गुलेर्मो डेल टोरो, जो कि अपनी हॉरर मूवीज के लिए फेमस हैं, लेकिन जो उनकी हॉरर फिल्म्स होती हैं वो यूजुअल कन्वेंशनल हॉरर फिल्म से काफी अलग होती हैं। वो सिंपली एक डरावनी कहानी नहीं लिखते, वो उसमें सिंबोलिज्म, रिलीजन और पॉलिटिक्स को भी ऐड करते हैं। जहाँ जनरल थ्योरी में हॉरर इन्वोक करने के लिए फिल्म में एक मॉन्स्टर की जरूरत होती है। मॉन्स्टर एक ऐसी एंटिटी जो कि उस फिल्म के वर्ल्ड के रूल्स को डिफाइन करता है, मतलब कि प्रैक्टिकली उस वर्ल्ड में उस मॉन्स्टर को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बट गुलेर्मो डेल टोरो के हिसाब से जो ट्रू मॉन्स्टर है वो इंसान के इम्परफेक्शंस या फ्लॉज होते हैं, जिसका डर जो है वो जंप स्केयर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। एंड तुम्बाड़ के हॉरर की डेफिनेशन कहीं ना कहीं इन लाइन है गुलेर्मो डेल टोरो के थॉट प्रोसेस के साथ। आई नो फिल्म में हमें हस्तर दिखाया गया है, एक डरावनी सी एंटिटी, लेकिन जो चीज हमें डायरेक्टर यहाँ पे समझाना चाहता है वो ये है कि इस फिल्म में जो असली मॉन्स्टर है वो हस्तर नहीं है, वो लालच है। क्रोध सुधर जया शत्रु, लोभो व्यधि अनंतक। गुस्सा एक ऐसा शत्रु है जिसको हराना मुश्किल है, लेकिन लालच एक अनंत बीमारी है। तुम्बाड़ भले ही पंचतंत्र की कहानी की तरह शुरू होती है, मिथोलॉजी, क्रिएचर्स, थीम बेस्ड कैरेक्टर्स, लेकिन विरासत में मिलने वाली लालच की थीम एक्चुअली में इस फिल्म का बैकड्रॉप है। माँ से बेटे, बेटे से पोते, और ये देखते हुए कि इस लालच का आखिर अंजाम क्या होता है। ये लालच की बीमारी जैसे जैसे पास ऑन होती है और पेचीदा बनते जाती है। इस लालच की शुरुआत होती है विनायक की माँ से, जो कि उस सोने की मुद्रा को पाने के लिए, जो उसके हिसाब से के मिसफॉर्च्यून्स को ठीक कर सकता है, उस डेस्परेशन में अपनी जिंदगी बिता दी सरकार को सर्व करने में, जिसमें शारीरिक सुख और ऐसे ही अपमानजनक और कष्ट भरे काम वो उसके लिए करती थी। हालांकि इस अभाव से जब उसने मुक्ति पाई तो उसको समझ आया कि उसको कहाँ पे रुकना है, लेकिन उसके बेटे विनायक के अंदर उस खजाने को हासिल करने की जो इच्छा थी वो असीमित थी, जिसके लिए वो सालों बाद लौटता भी है। जब विनायक को फाइनली वो खजाने की जगह मिलती है तो ऐसा नहीं होता कि हम उसको एक झटके में पैसों में नहाता हुआ देखते हैं। हम उसके पास एक स्लो लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ देखते हैं इनफ्लो ऑफ गोल्ड कॉइन्स का। एंड इस चीज से फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर हमको दर्शाता है मानो जैसे विनायक का काइंड ऑफ कोई कंट्रोल हो अपनी लालच पे। वो सिर्फ उतने ही सोने के सिक्के लाता है जितने उसको जरूरत होती है। हालांकि बाद में हमको मालूम चलता है कि ये सच्चाई नहीं है और वो सिर्फ बंदिश में है ज्यादा सिक्के पाने की क्षमता से। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज उसको बॉदर नहीं करती, बिकॉज ये खजाना सिर्फ और सिर्फ उसका है। एंड ऑफ कोर्स इस तरह की सिक्योरिटी कौन नहीं चाहेगा। एक फैक्ट कि भाई जो खजाना है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरा नहीं, बल्कि इसको कोई और हासिल भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को भी तरीका पता नहीं, और अगर किसी को पता चल भी जाता है तो उसके अंदर हिम्मत नहीं कि वो चंद सिक्कों के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। ऐसा या तो एक सनकी करेगा या फिर एक अव्वल दर्जे का लालची इंसान जो कि विनायक है। एंड अपनी इस लीनियज को वो पास ऑन करता है अपने बेटे पे। एक सीन में वो अपने बेटे से पूछता भी है कि अगर उसे एक ऐसी जिंदगी मिले जिसका कोई अंत ना हो और सिर्फ दो काम हो, सोना और खाना, तो कैसा होगा। जिसके जवाब में उसका बेटा कहता है कि ऐसी जिंदगी कौन नहीं चाहेगा। लेकिन विनायक जो है वो हस्तर का सामना कर चुका है एंड उसको पता है कि ऐसा वरदान श्राप से भी बदतर है। हम वो एफर्ट्स, वो रिस्क देखते हैं जो विनायक हर बार लेता है कुछ मुट्ठी भर सोने के सिक्कों के लिए, और वो मानता है कि ये मेहनत का काम है और इसी मेहनत की वजह से वो आज जहाँ पे है वहाँ पहुंचा है। एक छोटा हिस्सा सही, लेकिन एक सेंस ऑफ एथिक हम विनायक के अंदर देख सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा अंश पूरी तरह से उसकी अगली जनरेशन यानी उसके बेटे से खत्म हो जाती है, जो कि उस रिस्क और उस मेहनत को सब्ट्रैक्ट करना चाहता है हस्तर के उस पंचे को अक्वायर करके, ताकि उन्हें कभी दोबारा सिक्कों के लिए वापस ना जाना पड़े। ऑफ कोर्स उसका ये आइडिया लालच की एक और सीमा रेखा को पार कर जाता है एंड कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस होते हैं जो इवेंचुअली इस पूरे लालच की चेन को आखिरकार खत्म कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि इस फिल्म में इन तीनों कैरेक्टर्स का ऐसा कोई एक भी मोमेंट नहीं है जहां पर उनके अंदर हम इस लालच को पनपते हुए देख सकते हैं। फिल्म शुरू से ही इस बात को स्थापित करती है कि भाई जो लालच है ये पुश्तैनी है। ना तो विनायक ना उसकी माँ का एक भी ऐसा मोमेंट जहां ये ग्रीड उनके अंदर डेवलप होना शुरू होता है, और सेम विनायक के बेटे पर भी अप्लाई होता है जहां वो ये लालच की टेंडेंसीज खुद ब खुद बचपने से दिखाता है। लाइक ये चीज हमेशा से उसके अंदर थी। इवन हस्तर जो लगता तो एक फिजिकल हॉरर एलिमेंट है, बट एक स्ट्रेंज मैनिफेस्टेशन है इसी लालच का, जिसने काइंड ऑफ इस लालच की चेन को शुरू किया सोने को अक्वायर करके। एंड आई लव कि कैसे हस्तर का जो शराब है या फिर उसका जो लालच है वो काइंड ऑफ एक रूपक है ह्यूमन नेचर का। हस्तर ने सोना तो जमा कर लिया, लेकिन अनाज के लिए तरसने का शराब मिला उसे, और वो सोना उसके लिए एक पीस ऑफ मेटल रह गया, क्योंकि उसके पास दुनिया का सारा सोना तो है लेकिन उससे वो एक दाना अनाज भी नहीं ले सकता। और इस तरह से हस्तर हम इंसानों में कहीं ना कहीं बसता है। मटीरियल प्लेजर्स को चेस करते करते हम जिंदगी की सिंपल चीजों और खुशियों को भूल जाते हैं। जितना ज्यादा हम धन कमाते हैं उतनी ज्यादा हमें और तलब मस्ती है। लालच ही लालच को जन्म देता है और इस फिल्म की एंडिंग इसी पॉइंट और इसी आइडिया पे सेटअप की गई है। अब हस्तर के पास दुनिया का सारा सोना तो है, लेकिन एक लालच अब भी उसके पास बची है और वो है अनाज की, और उसकी इसी लालच ने किसी और के लालच को न्योता दिया, एंड दैट इज विनायक। एंड इवन उससे पहले उसके एंसेस्टर्स। अब कोई है जो वो डिजायर करता है जो हस्तर के पास है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसको पाने के लिए हस्तर ने क्या खोया। सिमिलर वे में विनायक की भी दौलत के लिए अधूरी भूख उसके दोस्त राघव के लालच को भी अट्रैक्ट करती है, जो विनायक के पास रखे सोने का सोर्स जानना चाहता है। एंड उसकी ये भूख या हम कहें लालच उसके अंत
को कहां लेके जाती है हमें पता है। लालच की ये चेन चलते जाती है, एक बबल बर्स्ट होता है और दूसरा उसकी जगह ले लेता है। लेकिन थर्ड एक्ट में फिल्म इस लालच के चेन को ब्रेक करने के आग को स्टैब्लिश करना शुरू कर देती है एंड वो इस चीज को किक स्टार्ट करती है एक बड़े ही आइकॉनिक मोमेंट के साथ, और वो है इंडिया की इंडिपेंडेंस, जहां पर आपको एहसास होता है कि इस फिल्म में इस इंडियन इंडिपेंडेंस के एंगल को रखने के पीछे सिर्फ और सिर्फ फिल्म की कहानी को आगे ड्राइव करना नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक पर्पस भी है जो कि इस लालच की चेन से आजादी के आइडिया को भी सिंबलाइज करता है। जहां अब सरकार से सारी पावर भारत सरकार की तरफ शिफ्ट हो गई है जो अब तुम्बाड़ के मैंशन को तोड़ देंगे, उस सेम चीज को जो कि इस फिल्म के हॉरर या फिर मिस्टिकल एलिमेंट का सार है, एंड उसी सेम चीज की ओनरशिप को शिफ्ट करके या फिर उसकी डाउनफॉल की शुरुआत दिखा के मेकर्स ऑडियंस को काइंड ऑफ एक आइडिया देता है कि ये सब कुछ एक समाप्ति पे आने वाला है, और आखिर में विनायक वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस करके अपने ही बेटे के हाथों जलकर इस लालच की चेन से अपनी ब्लड लाइन को आजाद करता है। और इस तरह से मौत, जो कि एक हॉरर फिल्म का यूजुअली सबसे गोरी पार्ट माना जाता है, तुम्बाड़ के केस में इकलौता मोमेंट ऑफ रिलीफ बन जाता है। वो रिलीफ जो कि हम विनायक के चेहरे पर भी उसके मौत के वक्त देख सकते हैं। रिलीफ इस बात का कि उसने फाइनली अपने खानदान में चल रहे इस श्राप को समाप्त कर दिया। The world is enough for everyone's need, but not for everyone's greed। फिल्म इसी कोट से शुरू होती है और कहीं ना कहीं तुमको एक आइडिया देती है कि भाई फिल्म किस बारे में होने वाली है, और उसके बाहर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरप्रिटेशन का रूम नहीं देती, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज। स्टनिंग विजुअल्स के साथ साथ डिस्टर्बिंग इमेजरी और विनायक की आंखों में वो कोल्ड ग्रीड, इस फिल्म का विजुअल एक्सपीरियंस अपने आप में आपको इसकी स्टोरी से बांधता है। इस फिल्म की कहानी का जो सिंबोलिज्म है वो टाइम टू टाइम आपको इस फिल्म के रेट्रोस्पेक्ट में लेके जाता है, और ऐसी मूवी और ऐसी बनावट इज समथिंग रियली रेयर जो कि इंडियन सिनेमा में देखने को हमको मिलती है। सो भाई दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस फिल्म पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।